भवन किराए पर देने और किराए तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972। यानी कि इसका नाम क्या है कि यूपी अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1972। ये एक्ट था, तो नए एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, ये क्वेश्चन पूछा सकता है। ठीक है, कि जब पहला एक्ट था इसे जरूरत क्यों पड़ी, तो अपने अपने हिसाब से लिख डालिएगा। दूसरी पॉइंट क्या थी कि इस एक्ट का क्या उद्देश्य है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट। दूसरा पॉइंट, इस एक्ट को ये इन्फोर्समेंट कब किया गया, दूसरी बात हो गई। इस एक्ट का ये विस्तार कहाँ तक है, इस एक्ट कहाँ तक एक्सटेंड करता है। ये सारी चीज़ें आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में मैं बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। क्योंकि आपको पता है कि ये जो लोकल लॉ के टॉपिक में, ठीक है, लोकल लॉ के टॉपिक में क्या करना है कि आपको ये भी समझना है पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, आइए करते हैं। और एक्ट का नाम सभी लोग पूरा एक्ट का नाम जानते रहिए, क्योंकि अगर एक्ट का नाम नहीं जानेंगे ना तो फिर आपको दिक्कत आएगी। इसलिए एक्ट का नाम सभी लोग पूरा एक बार जान लीजिएगा, एक्ट नंबर जान लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, क्या है देखिए, मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूँ, यूपी रेगुलेशन। बार बार पढ़ेंगे तभी आएगा, नहीं भूल जाएगा। यूपी रेगुलेशन, यूपी रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमाइजेस ऑफ अर्बन अर्बन प्रीमाइजेस प्रीमाइजेस टेनेंसी। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले इसमें जानिए कि इसका क्या एक्ट नंबर क्या रहा। एक्ट नंबर, इसका एक्ट नंबर क्या है नोट करा लिए आप लोग, क्योंकि नया एक्ट है तो इसको आपको एक्ट नंबर भी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा एक्ट नंबर। एक्ट नंबर इसका है, हाँ यस, 16/, एक्ट नंबर क्या है, 16/2020। ठीक है, ये आपको साफ साफ दिख रहा है अच्छे से सभी लोगों को। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें टोटल सेक्शंस कितने हैं, टोटल सेक्शंस। अब आप लोग देख के बताइए टोटल सेक्शन कितने हैं, टोटल सेक्शन। वेरी गुड, टोटल सेक्शंस हैं आपके 46। 46, चलिए। टोटल चैप्टर्स कितने हैं देख के बताइए, टोटल चैप्टर्स। वेरी गुड, टोटल चैप्टर्स जो है वो 7 है, 7 है। ये सब जो बेसिकली फैक्चुअल नॉलेज है, ये आपके मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, फैक्चुअल नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल चैप्टर 7 हो गया। फिर उसके बाद, फिर उसके बाद आपको देखना है कि ये एक्ट लागू कब हुआ है। ठीक है, ये एक्ट लागू कब हुआ है, हाँ, 11 जनवरी। देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट बना लीजिएगा, क्या बनाएंगे आप लोग कि ये इन्फोर्समेंट कब हुआ है, इन्फोर्समेंट डेट क्या है इसकी। वो डेट है आपकी 11 जनवरी 2021।
सभी लोग इस तरह बॉक्स बना लीजिए अच्छे से, ताकि ये सब चीज़ें अगर आपका बना रहेगा तभी आप अच्छे से एग्ज़ाम में याद कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए लिखने में कोई भी कोताही आप लोग मत बरतिए, कोई भी। ठीक है, उसके बाद प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल आपको बताते हैं, एक्ट का प्रियम्बल। देखिए यहाँ पे दिया है ना, ये इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि ये उत्तर प्रदेश में जो नगरीय परिसर में जो लोग रहते हैं, जो नगरों में रहते हैं, उनके क्या है, उनके किराएदारी के मामलों को विनियमन करना। जो नगरीय माम जो जो इसका पहले ऑब्जेक्ट जाने, क्या ऑब्जेक्ट क्या है, यूपी के अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं, और जो कैसे रहते हैं, जो टेनेंसी में रहते हैं, जो किराएदारी में रहते हैं, उनके मामलों क्या करना, रेगुलेट करना, उनके मामलों को विनियमन करना ही इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट है। क्या ऑब्जेक्ट है कि जो लोग अर्बन में रहते हैं, यूपी में जो अर्बन एरिया में रहते हैं, क्योंकि किराए पे कौन रहेगा, शहर में ही लोग रहेंगे, गांव में तो कोई किराए में रहेगा नहीं, रहेगा गांव में कोई भी किराएदार, क्योंकि गांव में सबके घर होते हैं। जब आप बाहर निकलेंगे कुछ काम करने, पढ़ाई लिखाई करने, बिजनेस करने, तो आपको किराए पे लेने की जरूरत पड़ेगी। ऐसी कंडीशन में उसके टेनेंसी को क्या करना है, रेगुलेट करना है, का मेन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इसके थोड़े से अन्य अन्य का विस्तार कहाँ पे है, ये इसका विस्तार कहाँ पे है बताइए। दिस एक्ट एक्सटेंड टू, हाँ बताइए, यस दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल यूपी। होल यूपी मतलब पूरा यूपी, जिसमें जम्मू कश्मीर भी आता है क्या, आता है जम्मू कश्मीर, नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके साथ ही साथ ये आप देखेंगे कि इसमें दिया है, अगर आप थोड़ा सेक्शन 1 पर विचार करेंगे, सेक्शन 1 पर, उसमें क्या दिया गया है, सेक्शन 1 में दिया गया है कि कुछ एक्ट और हैं जिन पर भी ये लागू होता है। जैसे कौन कौन से एक्ट हैं, आपने बुलेट में देखेंगे तो एक्ट, पहला एक्ट दिया है क्या कि एवरी सिटी एज डिफाइंड, एवरी सिटी एज डिफाइंड, क्या दिया है कि एवरी सिटी एज डिफाइंड द यूपी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1959। यानी कि जो उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के तहत जो एक्ट है 1959 का, उस पर भी ये नियम लागू होता है। दूसरा क्या दिया देखिए, दूसरा एवरी म्यूनिसिपल एरिया एज डिफाइंड इन यूपी म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट 1916। यानी जो म्यूनिसिपल एरिया है किस एक्ट के तहत, यूपी म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1916 के तहत जो एरिया है, उसको भी ये एक्ट क्या करता है, कवर करता है। मतलब कैसे उसको कवर करेगा कि म्यूनिसिपैलिटी एक्ट के तहत जो लोग किराएदारी पर हैं, जो लोग टेनेंसी में हैं, उनके ऊपर भी ये एक्ट लागू होता है। तीसरा पॉइंट, एवरी डेवलपमेंट एरिया नोटिफाइड अंडर द उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973, इस पर भी ये लागू होता है। एक बार पढ़े रहेंगे ना, आएगा कि यह एक्ट किन पर लागू नहीं होता है। अगर आप इसको नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको लगेगा कि इन्हीं पर लागू नहीं होता, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट, अगला जो है डी वाला क्लास है, एवरी स्पेशल डेवलपमेंट एरिया नोटिफाइड अंडर यूपी स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज एक्ट 1986 पर भी ये लागू नहीं होता है।
आप लोग हिंदी वाला भी पढ़ लीजिएगा, अगर आपके पास डिलॉयट बी रेट होगा ही, हिंदी में भी देख लीजिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है ई। क्या है? एवरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया नोटिफाइड अंडर द यूपी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 पर भी यह एक्ट लागू होता है। उसके साथ साथ दो और हैं, इसमें दिया एवरी रेगुलेटेड एरिया नोटिफाइड अंडर द यूपी रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 के तहत भी है। और लास्ट जो दिया है वो ये है, क्या कि एवरी एरिया रिलेटिंग टू द वेरियस हाउसिंग टू स्कीम्स ऑफ यूपी आवास एवं विकास परिषद कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द यूपी आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965, इस पर भी क्या होता है, ये इस पर भी लागू होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? तो टोटल कितने एक्ट हैं, आपने कुछ काउंटिंग किया? टोटल कितने एक्ट हैं जिस पर यह लागू होता है? बोलिए, हाउ मेनी एक्ट्स आर? हाँ जी, हाँ 7 है। हाँ, इसके नंबर लिख डालिए, नंबर आप जानते हैं, इसके नंबर याद कर डालिएगा, नंबर जाना जरूरी है। टोटल 7 है। इसके साथ साथ जो है आपको ये भी जानना है कि टोटल 7 है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली अगर आप नाम लिखे रहेंगे ना तो कभी ये पीटी में ही आएगा, मेंस में नहीं आएगा। पहली बात तो आपको समझना है, ये पूछेगा कि पूछेगा क्या कि यूपी रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमाइजेज टेनेंसी एक्ट 2021 डज नॉट अप्लाई, लागू नहीं होता है, उसी में एक दे देगा तो लागू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट्स? अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे? इसके बाद जो पॉइंट है उसको आप लिखेंगे, आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसमें कुछ डेफिनेशन क्लाज है, थोड़ा समझ लीजिए। डेफिनेशन क्लाज में क्या क्या दिया है इसमें देखिए। तो एक बार आप क्या करिए, थोड़ा बेरेट को आप लोग इसकी जो कंटेस्ट है, सूची है, उस पर आइए। सूची में थोड़ा मोटा मोटा देख लिया कि कौन कौन सेक्शन जो आपके लिए है उसमें क्या क्या, फिर आपको स्टार्ट करेंगे शुरू से, ठीक है। देखिए सेक्शन 2 में क्या दिया है, डिफरेंशियल क्लास दिया है। तो डिफरेंशियल क्लास में आप लोग क्या करिए, मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये भी आ जाता है, पीटी में आता ही आता है, इसके साथ साथ ये मेंस में भी आता है। तो डिफरेंशियल क्लास में आपने लिखा है नहीं लिखा है, सेक्शन 2 लिखा है, इंपॉर्टेंट वाला नहीं लिखा है, क्या होगा? हाँ ठीक है। हाँ अब देखिए इसमें क्या दिया है, 2A में क्या दिया है, फोर्स मेजर। फोर्स मेजर देखिए, दिया है, यानी कि हिंदी में अनिवार्य बाध्यता, इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब इसको समझाएंगे बाद में, ये आपके मेंस में भी आ सकता है, पीटी में भी आ सकता है, कभी कभी 60 नोट्स भी आएगा, तो ऐसे में आपको जानना जरूरी है, ठीक है। देखिए, तो उसके बाद दूसरा लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड 2B में है। सेक्शन 2B में क्या है, लैंड लॉर्ड। देखिए यहाँ पे सेक्शन 2B नोट कर लीजिएगा कि सेक्शन 2B में किसकी बात की गई है, वो लैंड लॉर्ड की बात की गई। क्या है उसको बाद बाद में चर्चा करेंगे हम। यानी सेक्शन 2B में इसकी बात की गई, भूस्वामी की बात की गई, ध्यान दीजिएगा, भूस्वामी की बात की गई कि भूस्वामी कौन है। आप बताइए वास्तव में भूस्वामी कौन होता है, वास्तव में भूस्वामी कौन होता है? हु इज द लैंड लॉर्ड? हु इज, यस वेरी गुड। रेंट लेने का अधिकारी कौन है? हु इज इंटाइटल्ड टू टेक रेंट? वो ओनर है। और जो देने का इंटाइटल वो कौन है? टीनेंट है, किराया देने वाला, किराएदार। और किराया लेने वाला कौन है? वो भूस्वामी है, लैंडलॉर्ड। ये बातें समझ आ गई आप लोगों को? तो सेक्शन आपको याद करना पड़ेगा। सेक्शन 2A में क्या है, आपने देखा 2A में दिया है फोर्स मेजर, 2B में लैंडलॉर्ड की बात दी गई है। और यहीं पे जान लीजिए टीनेंट किस सेक्शन में है, टीनेंट किराएदारी किस में है,
देख के बताइए आप लोग। 2J में है तो यहाँ याद कर लीजिएगा, यहाँ यहीं पे लिख डालिएगा। देखिए ऐसे लिखिएगा क्या, सेक्शन 2B क्या है, LL। LL मतलब LL लैंडलॉर्ड। और सेक्शन 211 पे बोल रहे हैं, क्या बोले, 211 नहीं, 2J। हाँ, 2J में है टीनेंट। ये दोनों बातें यहाँ पे याद रखिएगा क्या, कि सेक्शन 2B में क्या है, लैंडलॉर्ड है, भूस्वामी है, और 2J में टेनेंट है। क्योंकि ये क्वेश्चन शायद किसी साल पूछा भी गया है, पीटी में पूछा गया ये है। अब आप ही लोग बताओ, यही सब चीजें बताते हैं, कौन ये बताया है? मुझे देखना पड़ेगा अब। ठीक है जी, आप ओल्ड एक्ट रखे हैं क्या, चेक एक बार चेक करिए आप। 2J में टेनेंट है, 2J में है, चेक और बेयर एक्ट, 2J में टेनेंट है। तो हमने कहा कि संतोष कहाँ से पुराना पुराना एक्ट से पढ़ती रहती हो, है? ठीक है, याद कर लीजिए, कोई नहीं, करेक्ट कर लीजिए। कभी कभी बेयर एक्ट में भी मिस्टेक होता है, इसीलिए कहते हैं ना कि आप जो है वेरीफाई कर लिया करिए, कहीं भी 100% चीजें सही नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है। ठीक है, के में टेनेंट है, ऐसा कैसे हो? तो ध्यान से पढ़ते नहीं। ये क्लास कहाँ पे है? चलिए चलिए, आप लोग गलती मत करिए, नोट कर लीजिए। अब के क्लास है ही नहीं, ठीक है ना ना, ऐसे के में देगा, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एक सेकंड, आप लोग जो है बात मत करिए, आप लोग शांत रहिए। तब ये के में कहाँ से आ गया, ये नोट करिए, के में कैसे आ गया। सेक्शन 2 में टोटल जे तय है, 2 का जे ही लास्ट है, के कहाँ से आ गया? तो उसको, बेरेट को अपने करेक्ट करिए सभी लोग, डोंट बी कंफ्यूज्ड, करेक्ट योर बेरेट, ठीक है? ये एग्जाम में आएगा, मेंस प्री में आएगा, आप गलती करेंगे इसलिए इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए बेरेट में, ठीक है? चलिए आगे आइए। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए फिर आ गया प्रीमाइजेज। प्रीमाइजेज किस में है, प्रीमाइजेज देखिए 2C में, ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 2C में क्या दिया है, प्रीमाइजेज दिया है। प्रीमाइजेज नोट कर डालिए ऐसे ही, ताकि पहले राउंड में आपको उस बेरेट का बेसिक चीजें पता हो जाएं, ठीक है? उसके बाद बैंक समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? बैंक पहले के समझ में आ रहा था, अब ज्यादा समझ में आ रहा है, क्या लग रहा है? चलो ठीक है, तो प्रीमाइजेस हो गया, कर लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे प्रीमाइजेस के बाद जो है क्या दिया है, 2D में है ना, मैन प्रॉपर्टी मैनेजर, नया शब्द आ गया, ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 2D में क्या आ गया, पीएम। पीएम कौन है, हु इज पीएम अंडर दिस एक्ट? यस एग्जैक्ट, प्रॉपर्टी मैनेजर है, इस चीज को आप याद रखिएगा, प्रॉपर्टी मैनेजर है, ठीक है? अब प्रॉपर्टी मैनेजर क्या है, इसको आपको बताएंगे। पहले बार एक बार क्या करिए, जो आपके प्री एग्जाम में और मेंस एग्जाम में आ सकता है, मैं उसको एक बार आपको फोकस करवा देना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि दिमाग में बैठा रहेगा अच्छा, कि 2B में LL है, 2J में T है, ये सब चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है? उसके बाद फिर देखिए, उसके बाद देखते हैं क्या है।
उसके बाद है, अब देखिए ये सब पूछ सकता है, रेंट अथॉरिटी, रेंट ट्रिब्यूनल, रेंट पेबल, सब टीनेंट। तो हम इसमें चर्चा करेंगे सब टीनेंट। बाकी आप लोग अपने कॉपी में प्री के लिए बना डालिएगा अपने आप कि अगर पूछ दिया कि रेंट अथॉरिटी इज डिफाइंड अंडर व्हिच सेक्शन, आपको दिया ये तो 30 में प्रावधान दिया भी गया है, बट इसका आंसर 2E है, लेकिन इसको आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे हम आपको बताएंगे सब टीनेंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ पे है इसको जानते रहिए। देखिए आप देखिए 2H, सेक्शन 2H में देखिए, सब टीनेंट। सब टीनेंट बेसिकली होता कौन है पता है, कि एक टीनेंट भी जब उसको सबलेट कर देता है तो वो क्या बन जाता है, सब टीनेंट हो जाता है। ठीक है, ये सब पॉइंट आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देना चाहता हूँ। उसके बाद टीनेंसी एग्रीमेंट, टीनेंसी एग्रीमेंट किस सेक्शन में है, कौन बताएगा? 2I, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। टीए, टीए के बाद क्या होता है अगला, टीए के साथ टीए होता नहीं होता, ट्रांसफर अलाउंस। हाँ, टीए ये है टीनेंसी एग्रीमेंट। नए एक्ट में देखिए, पुराने एक्ट में कहीं भी टीनेंसी एग्रीमेंट के बारे में प्रावधान नहीं था। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ टीनेंसी एग्रीमेंट को के बारे में प्रावधान बना दिया। ठीक है, सेक्शन याद कर लीजिएगा, 2I है, और इसके साथ कौन सेक्शन कनेक्टेड है, सेक्शन 4। देख लिया करिए आप लोग, बेरेट भी ओपन कर लिया करिए। अब देखिए दिया अभी मिलेगा, देखिए आप दिखा रहे हैं आप लोग, सेक्शन 4 है, देखिए है ना यहाँ पे। दिया क्या दिया है, देखिए क्या दिया है, टीनेंसी एग्रीमेंट सेक्शन 4 दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप जानना है। चलिए अब हम आते हैं बैक पे। तो उसके उसके बीच में अब टीनेंसी हो गया, सब टीनेंट हो गया, है ना। के साथ साथ फिर क्या दिया है, टीनेंट हो गया। यही आपको इतना जानना है इसमें, इंटर डिफिनेशन क्लास में इतना। तो अब आइए थोड़ा सा, तो आपका टाइम है, थोड़ा समझा देते हैं क्या क्या होता है। लॉर्ड, प्रीमाइसेस, प्रॉपर्टी मैनेजर, थोड़ा थोड़ा पॉइंट बना के। ठीक है, क्या दिया है देखिए, लैंडलॉर्ड कौन है, whether called landowner or lessor or by any other name, means a person who receives or is entitled to receive rent of any premises on his own account if the premises were sublet to a tenant and shall include। यानी कि लैंडलॉर्ड वो है जो किसी भी पर्सन से क्या है, रेंट लेने का हकदार है, और वो रेंट किसके खाते में जाएगा, खुद के, किसी और के, अपने ओन अकाउंट में जाना चाहिए। टेनेंट हो गया। तो कैसे कैसे दिया गया, इसमें ग्राउंड दिया गया, क्या दिया गया देखिए, दिया है कि पहला देखिए, इस सक्सेसर, ट्रांसफरी आर असाइनी, यानी उसमें कौन कौन आता है, उसका उत्तराधिकारी भी आएगा। जब टेनेंट नहीं रहता है तो उसका उत्तराधिकारी भी तो टेनेंट माना जाए, नहीं माना जाएगा। मकान मालिक का बेटा क्या है, टेनेंट है कि नहीं है, बताइए। किराया लेने का अधिकार उसके पास है कि नहीं है, है। तो मकान मालिक ने उसे दिया हुआ। दूसरा क्या दिया है, उसके बाद दूसरा क्या दिया है, अंतरिति क्या होता है, अंतरिति, जिसमें जिसे बोलते हैं ट्रांसफर, इसमें ट्रांसफर कर दिया अगर, क्या वो व्यक्ति भी टेनेंट होगा जिसको लैंडलॉर्ड ने किसी पर्सन को ट्रांसफर कर दिया, आप रेंट वसूल करिए, दैट पर्सन इज आल्सो कॉल्ड द, उसको ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए
एसाइनी, एसाइनी क्या है, ये कौन होता है? समनुदेशती, ये कौन होता है? हु इज एसाइनी? जिसको किराया लेने के लिए साइन कर दिया जाता है। शायद ये भी कोई ऐसा ही शब्द है, मतलब उसे समझे कि अथराइज कर दिया जाए, प्राधिकृत कर दिया जाए, वो भी व्यक्ति आता है। उसके बाद देखिए, ए ट्रस्टी, इसको पॉइंट को थोड़ा बना डालिएगा, क्योंकि आ जाएगा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, आ जाएगा, आप लिख नहीं पाएंगे तो थोड़ा सा पॉइंट बना डालिए। दो दो आप तो आजकल 2-2 मार्क्स में, 2-2 मार्क्स में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, नहीं पूछे जा रहे हैं, 2-2 नंबर में आ रहे हैं, तो लिख डालिए सभी लोग, ठीक है। ट्रस्टी, guardian, receiver, receiving rent for any premises are entitled to receive on account of behalf or the benefit of any person such as minor person or unsound who cannot। देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी क्या कह रहा है इसमें आपने देख लिया ना कि न्यासी, उसका संरक्षक, रिसीवर जो किसी अन्य व्यक्ति, या अवयस माइनर, या कोई ऐसा विकृत वाला व्यक्ति है जो संविदा नहीं कर सकता, जो संविदा नहीं कर सकता, उसके ओर से, वास्ते मतलब उसकी ओर से या उसकी सुविधा के लिए किसी परिसर का किराया प्राप्त कर रहा हो या प्राप्त करने का हकदार हो, तो वो व्यक्ति भी क्या माना जाएगा? एल एल माना जाएगा। एल एल मतलब लैंड लॉर्ड माना जाएगा। क्या तो फंडा क्लियर आप लोग हो गया? बेसिक फंडा क्लियर हो रहा है या इस क्लास में एकदम नहीं समझ में आ रहा है नए नए पॉइंट पे? तो हम पुराना पॉइंट कर देंगे, 10 मिनट लगेगा हमें पुराना पॉइंट आने में, है ना? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, वो को तो नया पॉइंट आ रहा है, बाकी लोग नहीं समझ में आ रहा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, मैं कुछ बोलना चाहते हो? यस, व्हाट यू वांट टू से? बस समझना चाहिए, ठीक है। अब प्रीमाइजेस, प्रीमाइजेस क्या दिया है? सी में दिया गया प्रीमाइजेस। प्रीमाइजेस का मतलब ही होता है कि कौन सा परिसर है, वो परिसर कौन सा है जिसका, जिसको किराए पर दिया जाना है, वो परिसर कौन कौन सी स्थान को वो परिसर बोला जा सकता है। देखिए दिया है, परिसर में कौन कौन दिया है। Premises means any building or part of a building which is intended to be let on the rent or purpose of residence or the commercial or the educational use except for the industrial use। यानी कि किराए परिसर में किसको शामिल किया गया है? औद्योगिक उपयोग के सिवाय। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई प्रीमाइजेज इंडस्ट्रियल पर्पस यूज किया जा रहा है तो क्या वो टेनेंसी पर्पस माना जाएगा, प्रीमाइजेज माना जाएगा? आपका आंसर नहीं माना जाएगा, इंडस्ट्रियल के पॉइंट ऑफ व्यू से हटा दिया गया है वो, ठीक है। तो कौन कौन से आएगा जिसमें क्या है, कोई एक उद्यान, उद्यान का मतलब क्या होता है? गार्डन, गैराज, गैराज, उसके बाद क्लोज्ड पार्किंग एरिया, बंद पार्किंग क्षेत्र, उसके बाद वैकेंट लैंड, खाली भूमि, रिक्ति भूमि है, कोई मैदान है, ग्राउंड है, कोई आउट आउट हाउसेज है, उपभवन है, ये सब क्या है? ये सब परिसर में आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलिए, आएंगे? ठीक है, अगला पॉइंट, any fitting to such buildings are part of the buildings, any fitting buildings are part of the building for the more beneficial enjoyment thereto, but does not include premises such as hotel, lodging use, धर्मशाला और इन। यानी कि ऐसे भवन या उनका कोई भाग जो जिसमें अधिक सुविधाकारी उपभोग के लिए हो, किंतु उसमें होटल, आवास गृह, धर्मशाला, सराय परिसर नहीं है। अगर आपसे कोई कहा जाए क्या होटल जो है वह किराएदारी होती है,
तो होटल जो है टेनेंसी जायदाद प्राइजेज में नहीं आता है। सराय, धर्मशाला, ये सब क्या है, ये इसमें इंक्लूड नहीं किए गए हैं। कहाँ पे दिया गया है, ये सेक्शन 2C में दिया गया। क्या तो समझ में आया आप लोगों को? इस क्लास में जान लीजिए बोलना ज्यादा पड़ रहा है, ऐसे आप लोग बोलते तो ज्यादा अच्छा लग रहा था। क्यों? हाँ, नहीं बोल रहे हैं? खड़े हैं वही तो, नहीं बैठ जाएंगे। लेकिन लेकिन अमित कुमार का गाना भी सुनेंगे, ऐसा नहीं इस क्लास में भी गाना सुनेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर भी जा रहा है ये गाना। ये क्लास यूट्यूब पर भी जाने वाली जा रही है, पता नहीं पता आप लोगों को? वेरी गुड। तो पोडी वो तो बैठने का भी रख लेंगे। अब आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, कोई नहीं। तो आपने इसमें क्या देखा, आपने आपने यहाँ तक पढ़ लिया। अब थोड़ा सा हम सब टेनेंट को थोड़ी सी डिफाइन करना चाहेंगे कि सब टेनेंट का क्या मेन ऑब्जेक्ट है, क्या पर्पज है। ठीक है, देखिए टेनेंट को कहाँ डिफाइन किया गया है, 2I में, याद रखिएगा। टेनेंसी एग्रीमेंट को, नहीं सॉरी इस पे आ जाइए। सब टेनेंट को कहाँ पे किया गया है, 2H में, है ना? देखिए 2H में सब टेनेंट को डिफाइंड किया गया, कैसे डिफाइन किया गया है, कहा गया है, क्या कहा गया है? कहा गया है कि सब टेनेंट मीन्स ए पर्सन टू होम द टेनेंट सबलेट, देखिए सबलेट वाद दिया गया, सबलेट होल आर द पार्ट ऑफ द प्रीमाइजेज हेल्ड बाय हिम और ट्रांसफर और assigns his rights accrued under the tenancy agreement or any part thereof upon entering into the supplementary agreement to the existing tenancy agreement। ध्यान समझिए, यहाँ पे साफ साफ दिया है कि जो किराएदारी होती है, जो सब टेनेंट होते हैं, वो क्या एक ऐसा व्यक्ति होता है, थोड़ा हिंदी में पढ़ लें, एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे किराएदार विद्यमान किराएदारी का पूरा भाग या उसका कोई भाग क्या करता है, किराया टेनेंसी एग्रीमेंट के तहत दे देता है। आपको थोड़ा सा समझना है, पुराने एक्ट और नए एक्ट में इस विषय में एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। समझ गए आप लोग, एक बेसिक डिफरेंस है। आपने पढ़ा है पुराने एक्ट का, जिसका नाम आपको पता है ना, पुराने एक्ट का नाम क्या, यूपी बिल्डिंग रेगुलेटिंग ऑफ द रेगुलेशन ऑफ द लेटिंग एविक्शन एक्ट 1972 का सेक्शन 25 में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे सेक्शन 25 में क्या कहा गया है, सेक्शन 25 में दिया है ना, सब लेटिंग दिया है। वहाँ पे दिया है कि कोई भी टेनेंट अपने प्रीमाइज का पूरा भाग जो है, सब कोई भी टेनेंट उस प्रीमाइज का पूरा भाग सब टेनेंट को नहीं दे सकता है। देगा तो उसका पार्ट देगा, वो भी मकान मालिक और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के परमिशन से दे। समझ गए बात आप लोग? लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है एक टेनेंट जो है सब टेनेंट को पूरा पार्ट भी किराए पर दे सकता है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग दिस पॉइंट। इतना समझ में आया आप लोगों को, बेसिक पॉइंट? सबको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, सभी लोगों को समझ में आ रहा, धीरे धीरे आ रहा, ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो इस चीज को आपको समझना है, ये बेसिक अंतर दोनों में हाथ।
ठीक है, आइए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि टेनेंसी एग्रीमेंट क्या होता है। यहीं दिया हुआ है टेनेंसी एग्रीमेंट किस सेक्शन दिया गया है, उसका नाम है 2I। क्या दिया है, और इसके साथ आपने देख ही लिया, इसके साथ सेक्शन हम 4 भी पढ़ेंगे, सेक्शन 4 भी पढ़ेंगे। ठीक है, सेक्शन 4 भी हमें पढ़ना है। क्या दिया, टेनेंसी एग्रीमेंट means an agreement in writing executed between the landlord and tenant for the purpose of letting premises of landlord consideration of rent। समझ में आई बातें, ये किसके किसके बीच में एग्रीमेंट है, टेनेंट के बीच में और लैंडलॉर्ड के बीच में एक एग्रीमेंट है। किसके भी विषय में, प्रीमाइजेस के विषय में, विथ कंसिडरेशन के साथ है, प्रतिफल के साथ है, उसे इतना कंसिडरेशन देना है। दिस इज कॉल्ड द टेनेंसी एग्रीमेंट। और टेनेंसी एग्रीमेंट के बारे में प्रावधान कहाँ पे दिया गया, किस सेक्शन में, सेक्शन 4 में दिया गया। तो ये सब आपको याद हो गया पॉइंट, या नहीं याद हो पा रहा है। आइए अब इसको देखते हैं। अब इसका लास्ट एक और इंट्रोडक्शन रह गया, उसको समझ लीजिए। ठीक है, फिर अगले क्लास नेक्स्ट करेंगे। इसका जो देखिए क्या है, 2J में टीनेंट की बात की गई। टीनेंट, टीनेंट क्या है, फेदर कार्ड लेसी। ये देखिए लेसी, समझ रहे हैं, लेसी क्या है, लेसर। अगर टीनेंट लेसी है तो लेसर कौन बनेगा यहाँ पे, बताइए कौन बनेगा, लैंडलॉर्ड बनेगा। ठीक है, अब बहुत जल्दी एक क्विज भी स्टार्ट करेंगे लोकल लॉ पे, चिंता नहीं करिए, सब लोग बैठेंगे और सबको क्विज भी स्टार्ट होगी इसी पर, सब लोग पढ़ के आएंगे, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसका नाम केबीसी नहीं रहेगा, केबीजे, कौन बनेगा जज, केबीजे, याद रखिएगा आप लोग, के बी जे, ये बहुत जल्दी आयोजित होने वाला। ठीक है, आप लोग तैयार हैं के बी जे खेलने के लिए, कोई तैयार नहीं आज, सब लोग बहुत दुखी मन से क्लास ले रहे हैं, सोचने वाली बात, केवल मैं ही खुश हूँ, बाकी सब लोग दुखी मन से। अरे बातचीत तब भी हो रही है, बातचीत तब भी होगी, चिंता नहीं। ठीक है, संध्या खुश हो, और कौन कौन खुश है, आ, चलो वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, तो अब इसमें ये ध्यान समझ लीजिएगा कि जो टीनेंट का यहाँ पे लेसी इसलिए रख रहा है क्योंकि टीनेंसी प्रेमाइजेस का बेसिक कंसेप्ट ही क्या होता है, लीज होता, पट्टा होता है। आप कहीं किराएदारी लेते हो ना, आप उसका लीज ले रहे हो, पट्टे पे ले रहे हो, अलग बात है। देखिए आपने पढ़ा था सेक्शन 106, आपको याद है किसी को, सेक्शन 106 क्या है, सेक्शन 106 क्या है पता है, टीपीए का, भूल गए आप लोग। हाँ, वेरी नाइस। टेनेंसी भी दो तरीके की होती है, ईयर टू ईयर, मंथ टू मंथ। लेकिन जब कोई भी बिल्डिंग, कोई भी चीज अदर पर्पस दी जाती है, जैसे खेती बाड़ी के लिए अदर पर्पस, तो ईयर टू ईयर होती है। लेकिन टेनेंसी वगैरह जो होती है वो मंथ टू मंथ होती है, किराया महीने का बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही समझना है, यही दिया जा रहा है, क्या कह रहा है कि वेदर कॉल्ड लेसी आर a other name means a person by whom or whose account of behalf of whom the rent of any premises is payable to landlord under the tenancy agreement, and includes any person occupies the premises as the subtenant, and also any person continuing in possession after the termination of tenancy, whether before or after the commencement of this act, but shall not include, देखिए यहाँ से लिख डालिए, अंडरलाइन करिए सभी लोग, but shall not include, क्या नहीं इंक्लूड करेगा, any person assigned whom any order or decree eviction has been made,
लेकिन जिसके खिलाफ कोई डिक्री बन आ जाती है, तो क्या हुआ उस समय, वो जो है टेनेंट बना रहेगा? क्या हो जाएगा फिर? वो अतिचारी बन जाएगा, ट्रेसपासर बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसका क्या अपवाद है? टेनेंट टेनेंट का आपने पढ़ लिया। इसका एक अपवाद क्या है? अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई टेनेंसी, कोई डिक्री अगर पारित कर दी जाती है, उसका क्या प्रभाव होगा? बोलिए, उसका प्रभाव क्या होगा? वो टेनेंट माना जाएगा? नहीं माना। तो नहीं इतना आपको समझना है, ठीक है? इतना आपको समझना है। तो आज बस इतना ही आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? और इतना आप अच्छे से समझ लीजिए, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं, ठीक है? जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक, देखिए आपके ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना? इसको आपने पढ़ा है, इनको अच्छे से तैयार करिएगा। इस एक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि नया एक्ट है, और नया एक्ट है तो इस पर क्वेश्चन भी बनने की चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना, ठीक है? आज बस इतना कर लीजिए, फिर उसको जो है क्लास में हम सेक्शन 4